अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है नेम द सेवरल रेपिटेटिव फिनोमेना अकरिंग इन नेचर विच सर्व एज रीजनेबल टाइम। यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि सेवरल रेपिटेटिव फिनोमेना ऐसे मजहर, ठीक है, ऐसे प्रोसेस जो रिपीट होते हैं कई दफ़ा इन नेचर व्हाट विच सर्व एज रीजनेबल टाइम, वो और उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल किया रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम का मतलब है स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि नेचर में ऐसे आपने मज़ाहिर बताने हैं जो कि रेपिटेटिव भी हों, बार बार दोहराए भी जाएं और उनका तल्लक क्या हो, रीज़नेबल टाइम यानी कि स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के साथ उनका ताल्लुक हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने रेपिटेटिव फिनोमेना की डेफिनेशन लिख दी। द फिनोमेना दैट रिपीट्स इट्ससेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेपिटेटिव फिनोमेना। ऐसा इजहार, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो एक ख़ास वक्त में वो एक ख़ास वक्त बार बार दोहराया जा सके, तो और वो नेचुरल, अगर नेचुरल हो तो उसको हम नेचुरल रिपीटेटिव फिनोमेना कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हमने देनी है। तो यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर रहा है, अपने क्वेश्चन को रिलेट कर रहा है टाइम के साथ। तो टाइम के साथ यानी कि रीजनेबल टाइम का बोला है उसने। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास एग्जांपल्स है, तो द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब आप अगर आप देखें तो जो अर्थ की अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेशन हो रही है वो प्रॉपर टाइम के साथ हो रही है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। मतलब कि जो उसके इंटरवल ऑफ टाइम है वो स्पेसिफिक हैं, हम कहेंगे स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम है। ये नहीं हो सकता कि जो रोटेशन हो रही है एक्सिस के गिर्द अर्थ की वो एक लम्हे चेंज हो, दूसरे लम्हे फिर चेंज हो जाए, ऐसे नहीं है। यानी कि वो एक कांस्टेंट टाइम के साथ क्या कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। इसी तरह सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट की हम अगर एग्जांपल दें तो वो भी आपको पता है कि सुबह होती है, शाम होती है। तो उसमें टाइम ये नहीं हो सकता कि आज जो है वो 15 मिनट पहले गुरूब हुआ है, दूसरे दिन आधे घंटे के बाद जो है वो सन जो है वो उसने राइज करना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल फिनोमेनास हैं। इसके बाद हमारे पास है चेंज ऑफ वेदर। आप वेदर्स को देख लें, ये यहाँ पे वेदर्स की बात हो रही है। जैसे हम बात करते हैं समर की, विंटर की, तो ये हमारे पास जब ये मौसम का चेंज होना होता है वो भी टाइम के साथ है, तो उसको भी हम कहेंगे रीज़नेबल टाइम है ये। इसकी आप मज़ीद एग्जांपल भी देख सकते हैं यहाँ पे, द रोटेशंस ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये तो हमने ऐसे ऊपर एग्जांपल दी है। द रोटेशन मून अराउंड द अर्थ, चांद जो है वो आप देख लें अर्थ के गिर्द जो है वो मूव करता है। द चेंज ऑफ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सन। आप देखें कि कोई भी अगर आप चीज़ है उसको आप धूप में रख दें या आप सहन में रख दें तो क्या होगा कि सूरज जब निकलेगा और सूरज गुरूब होने तक के इस पीरियड के दौरान आप देखेंगे जो शेडो है उसका साया वो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। और हर रोज़ अगर आप देखें तो ये क्या होगा, एक रिपीटेटिव फिनोमेना के तौर पर होगा, उसका साया उसी तरह से चेंज होता रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिपीटेटिव फिनोमेना है इन नेचर और रीजनेबल टाइम के साथ है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, गिव द ड्रॉबैक टू यूज़ द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड्स। हम टाइम स्टैंडर्ड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं एक मयारी टाइम के लिहाज से। जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है उसमें हम देखते हैं कि चेंजिंग आ जाती है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ उसमें आप कह लें कि कुछ मिस्टेक्स हैं। ड्रॉबैक्स मीन्स कुछ मिस्टेक्स आती हैं, वो कौन सी हैं? तो हमारे पास आंसर है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी एक्सप्रेस, उसको हम t = 2 पाई √L/g लिखते हैं।
बट द टाइम पीरियड कैन नॉट सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड ड्यू टू सेवरल रीज़न। बहुत सारी रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो टाइम स्टैंडर्ड है वो हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड है। यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुई है रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड। इसका मतलब है कि एक मयारी टाइम की जो वजह है ना वो उसका टाइम पीरियड नहीं है, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाती है। तो वो कैसे आती है, उसकी हमारे पास दो रीज़न है, वो उसको हम देखेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वेरीज विद जी। अब जो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए तो ये डिपेंड करता है लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम जी से शो करते हैं। अगर जी चेंज हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो हम यूँ कहेंगे द टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम वेरी विद जी, जी के साथ वेरी एंड जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। अगर उसकी हाइट में, उसकी बुलंदी में, उसकी एल्टीट्यूड में हम क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपको पता है कि अब जहाँ पे हम बैठे हुए हैं और अगर इससे यहाँ से हम 2-3 किलोमीटर 2-3 आप कह लें किलोमीटर ऊपर चले जाएं स्पेस में, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है एल्टीट्यूड पे भी, क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेकंड हमारे पास ये था कि द लेंथ ऑफ पेंडुलम में चेंज विद टेम्परेचर। अब हमारे पास जो लेंथ है पेंडुलम की, फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम है तो ये इसकी यहाँ से यहाँ तक क्या बनती है, ये लेंथ बनती है। अब ये जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इन विंटर और समर। कैसे चेंज होती है, अब हम अगर समर की बात करें, मौसम गर्मा की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारे पास लेंथ है ड्यू टू टेम्परेचर, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब लेंथ इंक्रीज होने की वजह से टाइम पीरियड में चेंज आ जाएगा। इसी तरह अगर हम विंटर में बात करते हैं तो लेस टेम्परेचर की वजह से लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से लेंथ के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, वो वेरी करता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। इसको हम कहेंगे कि ये जो है वो रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1.3, वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास कुछ चीज़ों के लिए हम जो है वो मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम एंड मोल। अब कुछ चीज़ों के लिए हम मोल इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हम किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्यों है? तो आंसर इसका है व्हेन वी कंसर्न विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हमें कंसर्न है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं इसी चीज़ में, देन वी यूज़ मोल एज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ एटम्स इन अ सब्सटेंस। तो उस चीज़ के लिए हम मोल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमें अमाउंट ऑफ एटम इन सब्सटेंस उस चीज़ में जितने भी एटम्स हैं उनकी अमाउंट से हमें कंसर्न है, बिकॉज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, आपने एवोगाड्रो नंबर पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, तो वो किसके इक्वल था, 6.022 10⁻23। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमने मोल की एक्चुअली डेफिनेशन भी कर दी है। अब हम केजी इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम। आपको पता है कि डेली लाइफ में जब हम शुगर की बात करते हैं, मिल्क की बात करते हैं, तो उसको हम मोल में नहीं केजी में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। हमें नहीं पता होता कि उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल शुगर की बात करते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से हमें कंसर्न ही नहीं है, मिल्क से हमें कंसर्न नहीं है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, व्हेन वी आर कंसर्न क्वांटिटी ऑफ मैटर नॉट द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। यहाँ पे कंसर्न किसके साथ है, क्वांटिटी ऑफ मैटर के उस में जो चीज़ है। फॉर एग्जांपल शुगर की बात कर रहे हैं, जो मैटर है हमारे पास, वो हमारे पास मैटर मिल्क भी है, तो उसकी हम किस चीज़ से कंसर्न है, क्वांटिटी के साथ, मिकदार हमें कितनी चाहिए, वो यूज़ द यूनिट किलोग्राम। तो ये हमारे पास 1.3 का आंसर है। 1.4 की तरफ आते हैं। 3 स्टूडेंट्स मेजर्ड द लेंथ ऑफ नीडल विद अ स्केल ऑन विच द मिनिमम डिवीजन इज 1 millimeter. Recorded this value, this and that, which recorded is correct and why.
एक स्टूडेंट है, बल्कि 3 स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, एक लेंथ ऑफ नीडल, सुई की क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं स्केल के साथ, और मिनिमम डिवीजन जो है जिस डिवाइस, कौन सी डिवाइस इसने यूज़ की हुई है, अब जो जिस डिवाइस के साथ वो लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो उसकी जो मिनिमम डिवीजन है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर है। अब ये 1 मिलीमीटर एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट यही होता है कि मिनिमम डिवीजन जो है उस डिवाइस पे कितनी है, यानी कि अगर हम किसी चीज़ की पैमाइश करें डिवाइस के साथ, तो वो मिनिमम कितनी बारीकी के साथ कह लें आप, कितनी कम वैल्यू के साथ, इंतहाई कम वैल्यू के साथ आप कह लें। तीसरा आप ये भी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो कितनी गहराई तक उसकी पैमाइश कर सकती है, यानी कि 1 मिलीमीटर तक, मिनिमम 1 मिलीमीटर तक वो पैमाइश करती है। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम लीस्ट काउंट ऑफ दैट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट, बहुत छोटी, एंड एक्यूरेट और बिल्कुल सही इन वैल्यू इन द मेजर्ड क्वांटिटी, और जिस क्वांटिटी को मेजर किया गया है उसकी सबसे छोटी और बिल्कुल सही क्या होगी, उसकी वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, दैट कैन बी रिजॉल्व ऑन द इंस्ट्रूमेंट स्केल। और वो वैल्यूज़ क्या होगी, इंस्ट्रूमेंट स्केल के ऊपर जो है वो आप कह लें कि रिटन होगी, या वो उसको मेजर कर सकेगा, रिजॉल्व कर सकेगा, उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 3 स्टूडेंट से, तो 3 वैल्यूज़ उन्होंने रखी, मैयर की, एक ने ये वाली मैयर की, दूसरे ने ये, तीसरे ने ये। तो कह रहा है अब करेक्ट कौन सी है, तो हमने लीस्ट काउंट को जो है वो माइंड में रखना है। तो लीस्ट काउंट पे क्या था, 1 मिलीमीटर। अब देखें कि हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज़ कितना है, 1 मिलीमीटर है, और 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में लिखें तो पॉइंट के बाद क्या आएगा, 001, यानी कि मिली होता है 10 टू पावर इज -3, यानी कि 10 टू पावर इज -3। अब इसका मतलब है 1 को डिवाइड करेंगे हम मिली, यानी कि मिली क्या है, 1000 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड किया तो हमारे पास 0.001 मीटर आ गया। हमने इसको मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास जो 3 स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी वैल्यूज़ को मेजर किया हुआ था कि इसमें मीटर में, आप देखें। तो अब हमने क्या किया, लीस्ट काउंट को भी हमने मैयर में ले गए, मीटर में ले गए। जब मीटर में ले गए तो इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो लेंथ कैन बी मेजर्ड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल्स, कि लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं अप टू 3 डेसिमल, यानी कि 1 पॉइंट के बाद देखें 1 2 3 डेसिमल तक। तो अब जो आंसर अप टू 3 डेसिमल होगा वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये क्या है, 4 है, ये 2 है और ये 3 है, तो कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी, ये वाली। ठीक है, द करेक्ट रिकॉर्ड इज 0.214। क्वेश्चन नंबर 1.5 है, एन ओल्ड सेइंग इज दैट a chain is only as strong as its weakest link। एक चैन जो है, एक जंजीर जो है, वो तब तक स्ट्रॉन्ग रहती है जब तक उसका कमज़ोर लिंक, कमज़ोर हिस्सा जो है उसके साथ है। What analogous statement can you make regarding to experimental data used in computation? अब इसको आपने, इस सेंटेंस को आपने मिलाना है किस स्टेटमेंट के साथ, कि जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा को आप कंप्यूट कर रहे हैं, तो उसके साथ आपने इस सेंटेंस को मैच करके एक क्या बनाना है, एक नया सेंटेंस बनाना है। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने चेन की बात की, एक आप कह लें जंजीर की बात की, तो यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ करें भी ये इसका अगर क्या है, वीक लिंक है। अब जब तक ये इसका वीक लिंक जो है रहेगा, तब तक हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ये टूट जाता है तो वो ये जो अपना चेन है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब हम एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात करते हैं, तो हम पहले समझ लें कि एक्सपेरिमेंटल डेटा तब तक करेक्ट फॉर्म में होगा जब तक उसमें मिनिमम वैल्यू को भी इग्नोर ना किया जाए, बल्कि उसको इंक्लूड किया जाए। ठीक है, जितना हम उसको क्या करेंगे, माइनर स्मॉल वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, हमारे पास डाटा मोर एक्यूरेट होता रहेगा।
तो यहाँ पे रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज़ ओनली एज मच एक्यूरेट। हमारे पास जो रिजल्ट होगा एक्सपेरिमेंटल डेटा का वो तब तक एक्यूरेट होगा एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग, उसकी जो मैयर की हुई कम से कम वैल्यू है इंक्लूडेड इन एक्सपेरिमेंटल डेटा, उसको हम इंक्लूड कर दें किसमें, एक्सपेरिमेंटल डेटा में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इसके साथ एक एनालॉगस है, ये मिलती जुलती चीज़ है। स्टूडेंट्स आज के यही क्वेश्चन से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।